हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स एनसीईआरटी का, जिसमें हमने लाया है अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व। ठीक है बेटा, और इसमें जो है विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध और फिर उसके बाद में जो है धारा घनत्व हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग क्या होता है वो हम यहाँ समझ लेंगे पहले। तो मैंने यहाँ पर जो एक चालक भी बनाया है अनुगमन वेग। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या होता है बेटा, देखो जैसे ही ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मैंने एक यहाँ चालक बना लिया इस तरीके से। ठीक है, और चालक को सपोज मैं पी क्यू मान लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और इस चालक के अनुप्रस्थ काट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। ठीक है बेटा, हर इलेक्ट्रॉन की अपना एक वेग होता है, अपनी एक गति होती है। तो उन सारे इलेक्ट्रॉनों के औसत नियत वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है, और इसको बेटा जो है वो काय से दर्शाया जाता है, वीडी से। ठीक है, तो यहाँ पर अनुगमन वेग को हम क्या लिखेंगे, क्या परिभाषा बनेगी कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, नियत औसत वेग तो ज़्यादा अच्छा होगा, नियत औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम डेरिवेशन। और डेरिवेशन जो है आपने कक्षा 11वीं में सातत्य समीकरण पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सातत्य समीकरण से मिलता जुलता डेरिवेशन है और बड़ा सरल है बेटा। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हम विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त करेंगे। यहाँ हमने एक चालक ले लिया है। ठीक है, चालक पी क्यू जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी इस गोलाई का जो मान है वो कितना है, ए है यहाँ पर। तो सबसे पहले बेटा जो है मैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अनुगमन वेग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करते हैं, चूंकि ये बेलनाकार पात्र है या बेलनाकार चालक है। ठीक है, तो यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके आधार पर फिर हम ये देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कितना होगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज है, ठीक है, वही तो विद्युत धारा है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है लिखेंगे, माना चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, तो क्वांटिकरण के सिद्धांत से आपने पढ़ा है बेटा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। ठीक है, यानी यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वही तो क्या है, आवेश है। ठीक है, तो यहाँ प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का हमको देखना पड़ेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर हमने स्मॉल e मान लिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो हमको पता कर लेंगे हम कि धारा कितनी बह रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है कि एक प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, प्रति एकांक आयतन मतलब इस जगह पर आयतन की वैल्यू कितनी है, 1 है, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और एकांक लंबाई में बना आयतन, उसको हम क्या कहेंगे कि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ लिखेंगे बेटा हम, देखो 1 सेकंड में कितने प्रवाहित होते हैं, तो मैं लिखूंगा प्रति सेकंड चालक के प्रति एकांक आयतन में
उपस्थित या प्रवाहित, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यहाँ एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं ये हमको सबसे पहले देखना है। तो क्या होगा बेटा, देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, अनुगमन वेग vd और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, यहाँ हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अब ये आया कैसे वो देखते हैं हम सबसे पहले। ये आया कैसे, देखो हमारे पास जो है चालक की लंबाई क्या है, l है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है बेटा, ये बेलनाकार चालक है। यहाँ पर देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से। एच क्या होती है, बेलन की हाइट, तो मैं यहाँ पर बेलन की लंबाई एल लिख देता हूँ। और पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो क्या बन गया ए एल। अब एल क्या है, देखो यहाँ पर एल क्या है, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, वीडी है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, वीडी है। तो वेग किसके बराबर होता है, वेग होता है बेटा विस्थापन बटा समय, ठीक है। वीडी बराबर से विस्थापन कितना है, एल है, तो हमने लिया यहाँ एल, और समय कितना है, 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से क्यू तक चले जाता होगा, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए एल किसके बराबर है, वीडी के बराबर है, तो एल के जगह मैं रख दूंगा यहाँ पर क्या, वीडी, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया बेटा, आयतन, वीडी इज इक्वल टू एल, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया क्या, आयतन, ठीक है। और कैसा है, एकांक आयतन, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ अगर 1 में रख दूँ तो 1 गुणा n कितना हो गया, n, और वही हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है कि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। और इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है a और vd, इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे चलते हैं इसके अंदर, देखो अब हम यहाँ लिखेंगे बेटा, हमने ये 1 सेकंड में निकाला था प्रति सेकंड, अब निकालेंगे t समय में चालक के प्रति एकांक आयतन से प्रवाहित होने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो बेटा ये 1 सेकंड में इतने प्रवाहित होते थे, तो t सेकंड में कितने प्रवाहित होंगे, तो यहाँ आ जाएगा a, vd, n और t, ठीक है। 1 सेकंड में इतने प्रवाहित होते थे, तो t सेकंड में इतने प्रवाहित होंगे, इस तरीके से, बड़ा सरल है, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप आएगी, एक एक स्टेप इसमें बढ़ते चले जाएगी, देखो यहाँ पर। अब आगे चलते इसके बाद में, ठीक है। मान लेते यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या है, E है, ऐसा मान लेते हैं। आवेश की मात्रा क्या है, E। तो बेटा देखो यहाँ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या है, E है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ठीक है, E है, तो फिर t समय में चालक के प्रति एकांक आयतन से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो हम यहाँ देखेंगे। देखो तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तब एकांक आयतन से प्रवाहित कुल आवेश क्या हो जाएगा बच्चे, कुल आवेश Q बराबर से, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, मैं N को फ्रंट पे लगा देता हूँ, ठीक है, A VD T और यहाँ आ जाएगा E, इस तरीके से,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, चार्ज इतनी थी, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, इतना आवेश जो है यहाँ से प्रवाहित हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब हमको यहाँ पर संबंध बताना था बेटा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले अगर आप इस व्यंजक को देख रहे हैं तो देखो यहाँ कितना है t, अगर मैंने t को बटे में ला लिया, यहाँ पर q बटे t कर दिया, t बटे में ला लिया, तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर से आवेश बटे समय। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या लिखेंगे बेटा, I, आवेश की मात्रा Q और समय आ जाएगा T। फिर से वैल्यू रख लेते हैं यहाँ, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N A VDTE और बटे में आ जाएगा T। I इज इक्वल टू, देखो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आ जाएगा बेटा NA VDE। ये रहेगा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो बेटा अब हमको पढ़ना है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो धारा घनत्व किसको कहेंगे हम, यहाँ पर देखो, चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ, ये वाला पोर्शन, प्रस्थ, चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व सदिश राशि है बेटा। ठीक है, इसे J से व्यक्त करते हैं और यहाँ लिखेंगे I बटा A, इस तरीके से। ठीक है, अब हमको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध भी चाहिए था, तो हम यहाँ लिखेंगे J इज इक्वल टू I। देखो I हमने निकाल के रखा है कितना, N A VD E और अपॉन में A, इस तरीके से। ठीक है, A से A कैंसिल कर देंगे, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा A से A कैंसिल, N VDE, ये क्या कहलाएगा, धारा घनत्व, यहाँ J आ जाएगा बेटा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है बेटा, तो ये और ये दोनों भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और इसको मैंने काफ़ी सरल तरीके से बताया, ज़्यादा इसमें जो है आपका समय ख़राब नहीं किया, इसको आप बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो बेटा हमने जो है इसमें तीसरा पार्ट जोड़ दिया है, क्या, ओम के नियम का। ठीक है, तो ओम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कक्षा 10 से आप इसको पढ़ रहे होते हैं, है ना, और हम इसको हर साल देखते होते हैं कि ये ओम का नियम जो है इसका सत्यापन भी होता है प्रैक्टिकल में, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। मैं इसको थोड़ा सा लोकल भाषा में आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा उदाहरण एग्जाम्पल देखकर देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो ओम ने जो है यहाँ पर क्या कहा, देखो, किसी धात्विक चालक की भौतिक अवस्था या भौतिक अवस्था से क्या मतलब है बेटा, ताप,
लंबाई, ठीक है, आयतन, आकृति, ठीक है, भौतिक अवस्था, अपरिवर्तित हो तब चालक की सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा, विभवांतर V मान लेते बेटा, और विद्युत धारा को I मानते, ठीक है। विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख दिया हूँ इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V, तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमको वैज्ञानिक ओम ने बताया है, ठीक है। यहाँ से देखो, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पे एक नियतांक लगेगा R। R क्या कहलाएगा, चालक का प्रतिरोध। अब चालक का प्रतिरोध क्या, जैसे प्रतिरोध नाम से स्पष्ट है कि विरोध करने की प्रणाली, ठीक है, यानी कोई विरोध हो रहा है वहाँ पर, तो क्या विरोध हो रहा है इसको हम समझते बेटा। देखो तो प्रतिरोध क्या है, R जो है वो क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, ठीक है। बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पर, और R की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं V/I, इस तरीके से, ठीक है। R जो है किसके अनुपात में होगा, विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, चालक का विभव और विभवांतर का जो चालक का विभव और धारा का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने एक चालक ले लिया यहाँ, इस तरीके से एक चालक तार बना लिया, ठीक है। इसकी भौतिक अवस्था अपरिवर्तित है, लंबाई, ताप में कोई वृद्धि ना हो, ऐसी कंडीशन है। तो देखो बेटा, ये धात्विक चालक है, और ओम के नियम की सीमा में भी सबसे पहली बात यही आती है कि धात्विक चालकों के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है। ये धात्विक चालकों के लिए सत्य है, तो हमने यहाँ पर एक धातु का चालक ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जो है बेटा देखो, आवेश की मात्रा प्रवाहित की जाती है, क्योंकि विद्युत धारा किसके बराबर होती है, हाँ, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। किसी दिए गए समय में जितना आवेश यहाँ प्रवाहित होता है, और आवेश जो प्रवाहित होता है तो आवेश किसके बराबर होता है, क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 भी हो जाए तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन भी जो है वो विद्युत धारा का दर्जा रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आवेश यहाँ प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस चालक में क्या होती है, प्रवाहित होती है। चालक कैसा है, धात्विक चालक है, तो धात्विक चालक में बेटा जो है वो d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अर्धपूर्ण ऑर्बिटल होता है। तो इसमें जो है इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो पहले से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहले से, ठीक है बेटा। मैं इसको बिल्कुल आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा साइंटिफिक भाषा में बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इस तरीके से पहले से मान लेते हैं इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आवेश की मात्रा प्रवाहित कर रहे हैं, टी टाइम में प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर अब जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों पर देखो ऋणात्मक आवेश है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन पर भी ऋणात्मक आवेश होगा। तो सजातीय आवेश के कारण ये इलेक्ट्रॉन, जिसको हम चालक के नाम पर दे देते हैं बाद में, ठीक है,
हम जिसके बारे में क्या कहते हैं, चालक द्वारा, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये अवरोध क्यों बनता है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें पहले से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहले से, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, यानी विद्युत धारा अंदर जाना चाहती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इन इलेक्ट्रॉनों का सजातीय आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगाकर विरोध करते हैं। इस विरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं बेटा। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इनका विरोध करेंगे, लेकिन ये बहुत संख्या में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर, ठीक है। तो जितनी धारा इसमें अंदर प्रवाहित होंगी, जितने इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, विभवांतर भी उत्पन्न होगा, ठीक है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों के विरुद्ध इस धारा को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो धारा इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगी, तो यहाँ कार्य क्या हुआ, V1, यहाँ कार्य क्या हुआ, V2, इस तरीके से। तो विभवांतर क्या बना, V2 माइनस V1, जिसको हम क्या कहेंगे, V। ये V किसके कारण उत्पन्न हुआ, I के कारण, ठीक है। तो ये विभवांतर I के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो विरोध होगा, वो विरोध जो है वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। और यही क्या है, ओम का नियम है।